गुड मॉर्निंग दोस्तों, परिश्रम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील आपके साथ कई दिनों से लेकर आ रहा हूं राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में। पहले बता चुका हूं राजस्थान का इतिहास का हमें गहन रूप से अध्ययन करना है। उन सभी टॉपिकों पर तथा उन सभी आए हुए प्रश्नों पर हमें स्पेशल फोकस करना है जिनकी आने की संभावना हर एग्जाम में फाइनल समझी जाती है। प्रत्येक प्रश्न या प्रत्येक सभ्यता के दौरान मैं आने वाले प्रत्येक प्रश्न को आपको इंगित करता हूं। प्रत्येक दिन लगभग 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आ चुके होते हैं। इसके अलावा अन्य सामग्री भी उनके साथ शामिल होती है। तो अपना स्पेशल फोकस रखना, अपना स्पेशल ध्यान रखना, कैसा प्रश्न पूछा जा चुका है, कैसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आज सभ्यताओं के क्रम में अगली सभ्यता पढ़ेंगे हम, बेराट सभ्यता। राजस्थान की इंपॉर्टेंट सभ्यताओं में ये भी शामिल है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की बात करें तो पहले हम 1 नंबर पे देखेंगे जिला। इसी सभ्यता का वही जिला है जयपुर, और जयपुर से 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक तहसील है और उस तहसील में पाई गई है जिसका नाम है शाहपुरा तहसील। दूसरी बात करेंगे हम पहाड़ी। 3 पहाड़ियां हैं भाई, एक साथ 3 पहाड़ियां हैं, तीनों ही पूछी जाती है। बिज्जक की पहाड़ी है, बिज्जक के अलावा दूसरी पहाड़ी है भीम डोंगरी की पहाड़ी है, या तीसरी पहाड़ी है महादेव या गणेश डोंगरी के नाम से जानी जाती है। अब बात करेंगे हम इस सभ्यता के खोजकर्ता। इस सभ्यता के अगर हम खोजकर्ताओं की बात करें तो सबसे पहले 1936 में इस सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी के बाद 1962-63 के अंदर इस सभ्यता की खोज की थी। एक तो थे साहब नील रतन बनर्जी थे और दूसरे थे कैलाश दीक्षित थे। इसके अलावा बात करें कि नदी, जिस नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है उस नदी का नाम है बाण गंगा, या इस बाण गंगा का दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। और प्रश्न पूछा गया है इस नदी को ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, बाण गंगा भी पूछी जा चुकी है, अर्जुन की गंगा भी पूछी जा चुकी है, ताला भी पूछी जा चुकी है। इसको ताला नदी के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल सी जानकारी हो गई, थोड़ी सी जानकारी हो गई, सभ्यता की महन भूमिका सी हो गई। जिला जयपुर से 85 किलोमीटर दूर शाहपुरा तहसील के अंदर ये सभ्यता मिली है। 3 पहाड़ियों के ऊपर एक साथ ये सभ्यता मिली है। 3 पहाड़ियां बनी हुई हैं, ऐसी अलग अलग पहाड़ियां बनी हुई हैं, अलग अलग पहाड़ियों पे अलग अलग इसके अवशेष मिले हैं। हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बिज्जक की पहाड़ी है, उसके बाद में भीम डोंगरी है और उसके बाद में महादेव डोंगरी या गणेश डोंगरी है। खोजकर्ता 1936 के अंदर दयाराम साहनी थे, 1962-63 के अंदर नील रतन बनर्जी या कैलाश दीक्षित थे। याद रखना भाई, नदी बाण गंगा, अर्जुन की गंगा तथा ताला नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अब पढ़ेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं। इस सभ्यता का संबंध कौन कौन से कालों से रहा था। मुख्य बात यही है भी दोस्तों, प्रश्न यहीं से ही पूछा जाता है कि इस सभ्यता का संबंध कहां कहां से रहा था, किस किस से रहा था। तो पहले पढ़ेंगे हम महाभारत काल, पहले देखेंगे हम पाषाण काल। ज्यादा हेडेक मत लेना। इस पहाड़ों से ऊपर, यहाँ के पहाड़ों से या इन डूंगरियों से पत्थरों के औजार मिले हैं, और पत्थरों के औजार मिलने के कारण कहा जाता है कि इसका संबंध पाषाण काल से भी था। लेकिन मूल रूप से बात करें तो हम बात करेंगे महाभारत काल की। महाभारत काल की बात करेंगे। देखो होता क्या है, ये अपने पूर्वी राजस्थान है। पूर्वी राजस्थान में यहाँ पे है अलवर के बाद में भरतपुर, इधर है दौसा और इधर साइड में क्या है जयपुर। थोड़ा सा ध्यान रखना भी, अलवर, भरतपुर, दौसा तथा आगे धौलपुर, इन चारों क्षेत्रों को उस समय कहा जाता था मत्स्य प्रदेश।
महाभारत काल के अंदर राजस्थान के अंदर एक प्रदेश की जानकारी मिलती है और उस प्रदेश को क्या कहा जाता था? मत्स्य प्रदेश। और किसी भी बात की जानकारी नहीं मिलती। और इस मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी जयपुर हुआ करती थी उस समय, और जयपुर को कहा जाता था विराट या विराट नगर। दोबारा देखना दोस्तों, महाभारत काल के अंदर विराट सभ्यता की कुछ विशेषताएं मिली है। देखो वो मिली किस प्रकार है। कहते हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा दौसा के संपूर्ण क्षेत्र को उस समय मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। महाभारत काल में राजस्थान के जिस स्थान की जानकारी मिलती है या जिस स्थान का वर्णन मिलता है वो केवल मत्स्य प्रदेश का ही वर्णन मिलता है। अगर पूछ ले कि महाभारत काल के अंदर राजस्थान के किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है या महाभारत में किस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है तो मत्स्य प्रदेश। और इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? वर्तमान जयपुर, जिसको उस समय विराट या विराट नगर कहा जाता है। इसलिए इस सभ्यता को विराट या विराटनगर दोनों सभ्यताओं के नाम से जाना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे हुआ क्या था। महाभारत काल के अंदर दो, एक तो कौरव थे और एक तरफ कौन थे? पांडव थे। आपस के अंदर युद्ध हुआ। युद्ध से पहले कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया था। 12 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास। मतलब आप 12 साल वनवास के काटोगे, राजकाज नहीं करोगे, बिल्कुल किसी भी प्रकार के महलों में नहीं रहोगे, और उस 12 साल के वनवास में अगर आप हमें मिलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 वर्ष का आप अज्ञातवास काटोगे, उसके दौरान अगर आपको पहचान गया कोई कि ये युधिष्ठिर है, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल है, ये सहदेव है, 5 ही तो थे ये, और ये द्रौपदी है। अगर आपको कोई पहचान गया तो आप लोगों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। ये अज्ञातवास इनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। अज्ञातवास को काटने के लिए ये विराट नगर के राजा विराट के यहाँ पहुंच गए। अब देखो कौन कौन सी घटनाएं हुई। विराट की एक पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा। अर्जुन ने एक स्त्री का रूप धारण करके इस उत्तरा को नृत्य शिक्षा प्रदान की थी। जयपुर के अंदर एक तो हम बाणगंगा पढ़ते हैं और दूसरी हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक ताल है भीमतला। कहते हैं कि द्रौपदी को जब प्यास लगी थी, द्रौपदी को जब प्यास लगी थी तो उसकी प्यास को मिटाने के लिए भीम ने अपने गोड्डे से एक तालाब बना दिया था जिसको क्या नाम दिया था? भीमतला नाम दिया था। बाणगंगा में कहते हैं कि जब भीम को प्यास लगी थी तब अर्जुन ने अपनी तीर से एक पृथ्वी के अंदर छेद निकाल दिया था, पानी का फुहारा निकला और वहीं से एक नदी शुरू हो गई जिसको बाणगंगा नदी कहा जाता है। दोबारा देखो, महाभारत काल के अंदर राजस्थान के मत्स्य प्रदेश की जानकारी मिलती है जिसकी राजधानी उस समय विराट या विराट हुआ करती थी। वर्तमान में भी विराट या विराट के अंदर अगर हम महाभारत काल की बात करें इस सभ्यता से रिलेटेड तो कौरव और पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। और इस समय यहाँ का राजा कौन था? विराट। विराट की पुत्री उत्तरा को अर्जुन ने स्त्री वेश के अंदर नृत्य शिक्षा प्रदान की थी। अर्जुन ने अपनी तीर से बाणगंगा नदी का उद्गम यहीं से किया था और भीमताल, द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने यहाँ पे भीमताल का निर्माण किया था। और ये सब कहाँ पे है? कौन सी डोंगरी पर है? बिज्जक डोंगरी पे। तो ये तो इस सभ्यता से रिलेटेड होगी महाभारत की काल। नॉर्मल सी बात है, याद रख लेना। गंगा नदी, बाणगंगा नदी पूछेंगे, भीमताल पूछेंगे, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ से नहीं पूछेंगे। या यह भी पूछा जा सकता है कि विराट कौन से प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अब बात करेंगे इसके बाद में, पाषाण काल की बात हो गई, इससे रिलेटेड महाभारत काल की बात हो गई। अब बात करेंगे मौर्य काल। मौर्य काल प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। मौर्य काल प्लस महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात करेंगे। मौर्य काल से अगर हम बात करें तो शासक अशोक हुआ था, फेमस शासक। अशोक का एक शिलालेख मिला यहाँ से और अशोक के उस शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। और ये भाब्रू शिलालेख जिस स्थान पे मिला है उस स्थान का नाम है बिज्जक की पहाड़ी।
इसकी जिसने खोज की थी, खोजकर्ता का नाम है कैप्टन बर्ट, और कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज 1837 ईस्वी के दौरान की। इसके ऊपर जो अंकित शब्द है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रवेश के 3 सूत्र हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा इसमें जानकारी मिलती है गो हत्या प्रतिबंध की, और इसके अलावा इसमें जानकारी मिलती है मगध का शासक की जानकारी मिलती है। वर्तमान में यह भाब्रू शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? कलकत्ता संग्रहालय के अंदर लिखा हुआ है। इसी बिज्जक की पहाड़ी से भाब्रू सेकंड में मिला था। भी एक अभिलेख और मिला था, याद रखना, भाब्रू शिलालेख, और उसको नाम दिया गया था द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की थी कार्लाइल ने खोज की थी इसकी 1871 और 72 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भी अशोक के मौर्य काल से रिलेटेड बात करेंगे कि विराट सभ्यता में मौर्य काल से रिलेटेड हमें क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको। बिज्जक की पहाड़ी जो 3 डूंगरी बताई थी उसमें से बिज्जक की डूंगरी पे मिला है। खोज करता है कैप्टन बर्ट, 1837 में। अंकित है बुद्ध, धम्म और संघ। गो हत्या पर प्रतिबंध तथा मगध का शासक से रिलेटेड इस पर जानकारी छुपी हुई है। देखो बात क्या है, अब तक यही पूछा गया बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन कई बार ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी बात का संबंध भाब्रू शिलालेख से नहीं है। 3 तो ये मिल जाएगी, 1/4 और मिल जाएगी। अशोक की कोई भी जानकारी मिल जाएगी, अशोक की विजय मिल जाएगी, कोई भी जानकारी मिल जाएगी। कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ। इसी बिज्जक की पहाड़ी पर कुछ वर्षों बाद, मतलब लगभग 20 वर्षों बाद, भाब्रू शिलालेख सेकंड कार्लाइल को मिला था 1871 और 72 के अंदर। और ये दोनों ही शिलालेख कहाँ पे लिखे हुए हैं? कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं। ये तो हो गए अशोक। अशोक के शिलालेखों की एक बात और बता दूं, अशोक का शिलालेख खोजा गया प्रथम बार, पहली बार अशोक का शिलालेख खोजा गया था 1750 में, जिसका नाम था ट्रीपेंथलर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम 1750 में ट्रीपेंथलर व्यक्ति के द्वारा खोजा है। इसने सिर्फ खोजा था, उसके ऊपर लिखा क्या, पढ़ा नहीं। सर्वप्रथम पढ़ा, और सर्वप्रथम पढ़ा उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में इसको पढ़ा था। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। सर्वप्रथम खोजा ट्रीपेंथलर ने और सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ये तो हो गई अशोक से रिलेटेड, यानी कि मौर्य काल से रिलेटेड बात होगी। मौर्य काल के बाद में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध का क्या संबंध था यहाँ से, मतलब महात्मा बुद्ध के बारे में क्या जानकारी मिलती है, विराट से महात्मा बुद्ध का क्या संबंध था। पक्का प्रश्न पूछा जाता है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध की बात करें तो यहाँ पे एक दूसरी डूंगरी है भीम डूंगरी। इस भीम डूंगरी से गोल मंदिर मिला है, और ये गोल मंदिर कौन सी शैली में है? मथुरा शैली के अंदर है। और ये गोल मंदिर किसका है? महात्मा बुद्ध का है, जिसका राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर कहा जाता है। याद रखना भाई बच्चों, महात्मा बुद्ध भीम डूंगरी से गोल मंदिर बना है मथुरा शैली में। महात्मा बुद्ध का क्या? राजस्थान के अंदर प्राचीनतम मंदिर किसका है? महात्मा बुद्ध का। दूसरी बात करें, यहीं पर 634 ईस्वी के अंदर इसी विराट पहाड़ी पर चीनी यात्री आया था, जिसका नाम था हवेन सांग। 634 ईस्वी में आया था। हवेन सांग ने कहा कि यहाँ से 8 प्रकार के क्या मिले हैं? मठ मिले हैं मुझे। यहाँ से हमें 8 प्रकार के क्या मिले हैं? मठ मिले हैं। तथा कहा कि एक सोने के कलश के अंदर क्या मिली हैं? बुद्ध की अस्थियां मिली हैं। याद रखना भाई, 634 ईस्वी में चीनी यात्री हवेन सांग राजस्थान आया था। राजस्थान में वह विराट आया था। विराट के अलावा भीनमाल भी गया था। कभी हम इतिहास पढ़ेंगे
कवि माघ की नगरी भीनमाल, जिसको प्राचीन काल के अंदर श्रीमाल के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर भी ह्वेनसांग आया था। कहते हैं कि भीनमाल के कवि माघ के बारे में जब ह्वेनसांग ने सुना तो उसका मन तड़प गया कवि माघ से मिलने के लिए, उसकी कर्मस्थली देखने के लिए। तब वहाँ से फिरता फिरता वहाँ पे गया था। 8 मठ मिले थे विराट सभ्यता। सोने के कलश में बुद्ध की क्या मिली थी? अस्थियाँ मिली थी। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हो गई भीम डूंगरी। गोल मंदिर मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध का बना हुआ है, याद रखना भाई। राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है। 634 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। 8 मठ मिले हैं, सोने के कलश तथा बुद्ध की क्या मिली है? यहाँ से अस्थियाँ मिली है। अब देखेंगे विराट सभ्यता से मिली हुई मुद्राएं, यहाँ से जो मुद्रा मिली है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, विराट की मुद्रा ना विराट की मुद्रा, यहाँ की खुद की मुद्राएं, विराट की मुद्राएं हैं वो शंखनुमा है भाई। विराट की मुद्राएं कैसे हैं? शंखनुमा। इसके अलावा एक सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं मिली हैं। सूती कपड़े का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। 36 मुद्राओं में से 8 तो पंचमारक है, मतलब चांदी से बनी हुई है, और 28 इंडो ग्रीक है। इसके अलावा यूनानी शासक था, आपने सुना होगा यूनानी शासक जिसका नाम था मिनेंडर की भी 16 मुद्राएं यहां से मिली हैं। अब कहता है दयाराम साहनी लास्ट के अंदर, दयाराम साहनी कहता है कि हूण एक विदेशी जाति थी भाई, आक्रमणकारी जाति है। हम पढ़ेंगे विदेश में कौन कौन से आक्रमण हुए थे। एक हूण विदेशी आक्रमणकारी था जिसका नाम था मिहिर कुल, और उस मिहिर कुल के आक्रमण से ये सभ्यता तहस नहस हो गई थी। तो ये है अपनी विराट सभ्यता। विराट सभ्यता में सर्वप्रथम हमने देखा था नॉर्मल जानकारी, मूलतः नॉर्मल जानकारी के अंदर जिला देखा था, तहसील देखी थी, नदी देखी थी, खोजकर्ता देखा था, और उसके बाद में पहाड़ी देखी थी। उसके बाद में महाभारत काल से इसका संबंध देखना, बच्चों इसको बार बार रिवीज करके देखना। महाभारत काल से इसका संबंध, महाभारत काल के बाद में अशोक से इसका संबंध, अशोक के बाद में महात्मा बुद्ध से इसका संबंध, महात्मा बुद्ध के बाद में विदेशों से इसका संबंध, उसके बाद में मुद्राओं से इसका संबंध। मतलब ये सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरी सभ्यता आज हम देखेंगे नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। ये सभ्यता भी दूसरी भी इंपॉर्टेंट है। नगरी चित्तौड़गढ़ के एक स्थान है, 14 किलोमीटर दूर पड़ता है चित्तौड़गढ़ से। बेड़च नदी के किनारे पर ये स्थान बसा हुआ है। किसी समय यहाँ पर भी एक जनपद हुआ करता था सीवी जनपद, और सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी ये नगरी। पहले थोड़े से मैप के अंदर देख लेते हैं हम दक्षिण राजस्थान। दक्षिण राजस्थान के अंदर यहाँ पर है उदयपुर, यहाँ पर है चित्तौड़, यहाँ पे है प्रतापगढ़, यहाँ पे अपना बांसवाड़ा, यहाँ पे है डूंगरपुर, यहाँ पे है भीलवाड़ा, यहाँ पे है राजसमंद। आज भी राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये एक संभाग है, उदयपुर संभाग। उस समय यानी कि प्राचीन काल में, महाजनपद काल में, इस उदयपुर के इस क्षेत्र को एक जनपद के नाम से जाना जाता था, और उस जनपद का नाम था सीवी। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम था मध्यमिका। ये मध्यमिका इस सीवी की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और इसी सीवी की दूसरी राजधानी चित्तौड़ में एक स्थान है नगरी, जो आज हम एक सभ्यता के रूप में पढ़ेंगे, वो हुआ करती थी। दोबारा देखना, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर साउथ के 6 जिले हैं, उदयपुर संभाग के नाम से जाने जाते हैं। कभी इनको सीवी जनपद के नाम से, कभी मध्यमिका, कभी नगरी के नाम से इस क्षेत्र को जाना गया था। राजपूत काल में इस क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना गया था, जिसकी राजधानी चित्तौड़ भी रही थी, जिसकी राजधानी आहड़ भी रही थी, जिसकी राजधानी नगरी भी रही थी, कई राजधानियां रही थी। लेकिन उससे पहले हम जनपद काल की बात करें तो उस समय इस क्षेत्र के अंदर, जैसे वर्तमान में उदयपुर संभाग है, वैसे इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था? सीवी के नाम से जाना गया था, सीवी जनपद के नाम से जाना गया था। और सीवी जनपद की राजधानी कौन सी रखी थी? मध्यमिका रखी थी। और मध्यमिका के बाद में दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? नगरी बनी थी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना किस प्रकार रिलेटेड है। और आज पढ़ेंगे नगरी सभ्यता जो कहाँ पे पड़ती है?
चित्तौड़गढ़ के अंदर ये सभ्यता पड़ती है। नॉर्मल सी बात करें, 14 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ से स्थित है ये। वो तीनों बातें याद रखना भाई, क्लियर रखना। जिस प्रकार आप मैप पे छोटी छोटी बातों को क्लियर करके याद करोगे, सभ्यताएं आसानी से याद रहेंगी भाई। नगरी सभ्यता वही बात है, जिला चित्तौड़गढ़ से 14 किलोमीटर दूर है भाई। नदी बेड़च, इसी बेड़च का दूसरा क्या नाम है? आयड़। खोजकर्ता 1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर सर्वप्रथम खोजा गया स्थल राजस्थान का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? यही नगरी है। अब हम इस नगरी की बात करेंगे। इसी नगरी का वर्णन प्राचीन कवि हुआ करता था एक पाणिनि, और पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। पाणिनि की इस अष्टाध्यायी में भी नगरी सभ्यता का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब इस सभ्यता की और भी बात करें, दोबारा देख लो भाई। नगरी सभ्यता, जिला चित्तौड़गढ़, 14 किलोमीटर दूर, नदी बेड़च है, आयड़ है। खोजकर्ता 1904 में D.R. भंडारकर ने इस सभ्यता की खोज की थी। ये राजस्थान का सर्वप्रथम या प्रथम खोजा गया स्थल माना जाता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन किया है। इसके अलावा यहाँ से सिक्के मिले भी। इन सिक्के के ऊपर एक में नाम लिखा है मज्झिका या मध्यमिका शिवी जनपदाय, और इस नाम से ही पता चलता है कि शिवी की राजधानी कौन सी? मज्झिका या मध्यमिका रही थी। मज्झिका या मध्यमिका रही थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में सिक्के मिलते हैं मज्झिका शिवी जनपदाय के नाम से। कौन सी सभ्यता में सिक्के मिलते हैं? नगरी सभ्यता के अंदर सिक्के मिलते हैं। अब इस सभ्यता की 2-3 बात करेंगे जो बार बार पूछी जाती है भाई। इस सभ्यता की 2-3 प्रमुख बातों से यहाँ से शिलालेख मिले हैं, और वो शिलालेख मिले हैं 2। एक मिला है घोसुंडी, और दूसरा मिला है हाथी बड़ा। इन दोनों की खोज 1887 ईस्वी के अंदर श्यामलदास दधावड़िया ने की थी, और ये भीलवाड़ा के थे भाई श्यामलदास जी। कई बार पूछा जा चुका है, और इनकी जो पुस्तक थी ना श्यामलदास जी की, उसका नाम है वीर विनोद। बहुत बार पूछी जा चुकी है ये जानकारी। गोसुंडी तथा हाथीबड़ा 2 शिलालेखों की खोज 1827 में श्यामलदास दधावड़िया भीलवाड़ा के रहने वाले थे, उन्होंने की थी। वीर विनोद के अंदर ये जानकारी मिल रही थी, जबकि इनको पढ़ा था किसने? D.R. भंडारकर ने इनको क्या किया था? पढ़ा था। इसी दधावड़िया का कहना है कि इन्हीं अभिलेखों से जानकारी मिलती है राजस्थान का प्रथम वैष्णव मंदिर भी यहीं से मिला है, और ये वैष्णव मंदिर था शुंगकालीन। कौन से वंश का था? शुंगकालीन। यही इंपॉर्टेंट बात है। शिलालेख मिले हैं 2, घोसुंडी और हाथीबड़ा 1887 ईस्वी में, जिनकी खोज श्यामलदास दधावड़िया भीलवाड़ा के रहने वाले थे, उन्होंने की थी। उनकी पुस्तक वीर विनोद के अंदर ये जानकारी मिलती है। इनको सबसे पहले D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। इन्हीं अभिलेखों से या इन्हीं शिलालेखों से यहाँ पर स्थित राजस्थान के प्रथम वैष्णव मंदिर की जानकारी मिलती है। अगर पूछ लें कि राजस्थान का प्रथम वैष्णव मंदिर कहाँ पे है? नगरी चित्तौड़गढ़ में है। जानकारी कहाँ से मिलती है? घोसुंडी शिलालेख से अंदर मिलती है। और ये कब बना था? शुंग काल के अंदर बनाया गया था। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने 2 सभ्यताएं पढ़ी। आपका रूटीन यूं ही बना रहेगा। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर रूटीन से क्लासें कब लगेंगी? प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रूटीन सी क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी है। 5 क्लासें पर डे आपकी आ रही हैं।
5 क्लासों को आप ध्यान लगा के अगर पढ़ोगे तो 3 महीने के बाद में जो आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा वो साफ साफ एक अच्छे अनुभवशील कॉम्पिटिटर का दिखाई देगा और आने वाली सभी एग्जामों को आप आसानी से क्लियर कर सकोगे। तो प्यारे मित्रों, ये घूमने फिरने का समय नहीं है, स्टे होम सुरक्षित रहने का समय है। सुरक्षित के साथ साथ स्वास्थ्य और मानसिक क्रियाओं को भी सुरक्षित रखने का है। तो प्यारे मित्रों, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। पढ़ाई से बढ़कर आपके लिए इस समय कुछ भी नहीं है। जितने भी कंपटीटर मित्र हैं उनसे एक विशेष अनुरोध है मेरा। धन्यवाद मित्रों।